खर्च हो जाती है। बचत कर पाए तभी तो निवेश कर पाएंगे। निवेश के जरिए नहीं पता। अब निवेश ना करने के हम सबके पास ढेरों बहाने हैं, लेकिन साथ ही एक लंबी चौड़ी अरमानों की लिस्ट भी है जिन्हें पूरा करना हम सबका ख्वाब है। बस आपकी इसी चाह को पूरा करता है योर मनी, जहां हम निवेश करने के जरिए ही नहीं बल्कि निवेश से जुड़ी हर बात आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए देखते हैं क्या है खास आज के शो में। क्रेडिट स्केल पर आप पास होते हैं या फेल? लिक्विड फंड के डिविडेंड पर टैक्स बचेगा या नहीं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को लेकर क्यों है इतना कंफ्यूजन? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोन लेने के मकसद से किसी बैंक में गए, लेकिन बैंक ने आपको लोन देने से इनकार कर दिया, या ये कहकर कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको लोन नहीं दिया? आपके पेपर वर्क बेशक सही रहे हों, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपके लक्ष्यों पर, सपनों पर पानी फिर जाएगा। अब तो आरबीआई ने अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी कैंडिडेट का उसकी क्रेडिट रिपोर्ट के आधार पर फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन किया जाएगा। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अगर स्कोर खराब है तो उसे कैसे सुधारे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सिविल की सीनियर वीसी हर्षला चंदोरकर, क्रेडिट सुधार के को फाउंडर गौरव वाधवानी और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। आप तीनों का ही हमारी इस खास चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले बात करना चाहूंगी यहाँ पर हर्षला से। हर्षला, आप सिविल को रिप्रेजेंट करती हैं और अमूमन हम सब सिविल रिपोर्ट पर ही जो है निर्भर करते हैं जहां तक हमारी क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट रेटिंग की बात आती है। लेकिन दर्शकों को आप ये समझाइए कि ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इसका अच्छा होना क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल। तो क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है। 300 से 900 उसकी रेंज होती है। जितना स्कोर आपका 900 से 900 तक है, जितना ऊपर है उतना ही अच्छा माना जाता है। और ये क्रेडिट स्कोर बनता कैसे है? आपके क्रेडिट रिपोर्ट में आपने जो भी लोन्स लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके क्रेडिट रिपोर्ट में होती है। और ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है क्रेडिट रिपोर्ट में, उसको एनालिटिकली कन्वर्ट करके एक क्रेडिट स्कोर बनता है। और आज अगर आप देखेंगे कि जो भी बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो लोन सैंक्शन करने के पहले सिबिल रिपोर्ट और सिबिल ट्रांसयूनियन स्कोर जरूर चेक करेंगे। तो ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करें। अगर अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री हो तो आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा और आपको अगर आपके जो लोन्स लेने हैं उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब अगर आप आम आदमी देखें तो उनकी जो आकांक्षाएं होती है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आपका बेटी और बेटी का अगर उन्हें उच्च शिक्षण के लिए अगर प्रदेश जाना है, तो ये जो उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं वो हम अचीव करने के लिए सिबिल हेल्प करती है। अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी हो तो आपको लोन लेने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये समझाइए हर्षला कि आप ये सब जानकारी इकट्ठा कैसे करते हैं? जी बिल्कुल। हमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है। 1400 से अधिक वित्तीय संस्थाएं हमारी मेंबर्स है, सदस्य है, और मेंबर्स है तो हमें हर महीने इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन से ग्राहकों ने लोन्स लिए हैं, उस पे पेमेंट कैसी हो रही है, सही समय पे भुगतान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन से अकाउंट्स क्लोज हुए हैं। हर महीने हमें ये इन्फॉर्मेशन आती है। 400 मिलियन से अधिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हर महीने वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो सारा जो हमारे पास जो डेटा है वो वित्तीय संस्थाओं से आता है, हम वो सब इकट्ठा करते हैं और उसी के बेसिस पे क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर बनते हैं और अन्य एनालिटिकल सोल्यूशंस भी बनते हैं। बिल्कुल, और उसी रिपोर्ट पर पता चलता है कि आप लोन लेने लायक हैं या नहीं। लेकिन गौरव से मैं यहाँ जुड़ना चाहूंगी। गौरव, ये मुझे बताइए कि स्कोर खराब कैसे होता है? क्रेडिट सुधार में किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? देखिए, स्कोर खराब, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि स्कोर खराब क्यों होता है। अब पहले क्या होता था कि लोगों को पता नहीं था कि वो कहीं भी कुछ भी डिफॉल्ट करेंगे या किसी बैंक को पैसा नहीं देंगे तो वो सब एक ब्यूरो में रजिस्टर होगा। वो लोग सोचते थे मैंने एक बैंक से अगर डिफॉल्ट किया तो मैं वहां पे मैं उस बैंक से कार्ड नहीं लूंगा, लोन नहीं लूंगा, दूसरी बैंक के पास चला जाऊंगा। बट जब से ब्यूरो आया है तब से क्योंकि हर बैंक जो है अपना डेटा ब्यूरो को सबमिट करती है और ब्यूरो उसको एनालिसिस करता है और एक स्कोर निकालता है तो उन सबके वो जो पुराने पास्ट
उनके किए हुए चीजें होती हैं वो सब वहां पर रजिस्टर हो जाती हैं। अब कुछ लोग फन में या मतलब कि नहीं दूंगा तो क्या होगा इसलिए उन्होंने पैसा नहीं दिया, या कुछ लोग ऐसे थे जो डिफॉल्टर से जिनको बेचारों की जॉब चली गई, जब स्थिति अच्छी नहीं थी या जब इकोनॉमी टर्न हो रही थी, किन लोगों के बिजनेसेस नहीं चले, उस टाइम पे उन्होंने नहीं दिया। तो कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से स्कोर खराब हो। पेमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप टाइम से अपने लोन और कार्ड पे पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देन आपके पास आप कब दे रहे हैं, कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कितनी बार आप बैंक के पास जाके इंक्वायरीज कर रहे हैं। तो इन सब के ऊपर स्कोर डिपेंड करता है कि खराब होगा या अच्छा होगा। बिल्कुल। अर्नब जी, आप मुझे ये समझाइए, चूंकि आप एक फाइनेंशियल प्लानर हैं, कई बार योर मनी पर भी दर्शक सवाल भेजते हैं जहां पर उन्हें पता ही नहीं होता कि क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोर जैसी कोई चीज भी होती है। उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसे कोई ट्रैक कर रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं होती है। आपको किस तरह के केसेस अब तक देखने को मिले हैं इस तरह के? क्या वाकई लोगों को पता नहीं है कि क्रेडिट रेटिंग भी कोई चीज होती है? हाँ, अगर हम देखें तो जब एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है तो अगर उनको इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती तो वो उनका बिहेवियर भी थोड़ा एरेटिक होता है, यानी कि वो कभी कभी टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड का ड्यू नहीं भरते और वो मानते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, 2-3 दिन यहाँ वहां हो गया तो क्या फर्क गिरता है। दूसरी बात यह है कि वो कभी अगर कोई बैंक के साथ डिस्प्यूट हो गया तो वो उसे पूरी तरह से निपटाते नहीं है, बोलते हैं कि हम नहीं देंगे, और वो मानते हैं कि अगर इस तरह से उन्होंने कर दिया तो मैटर क्लोज हो गया। पर अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी बातें अपने उनके क्रेडिट स्कोर में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जिस हिसाब से जब वो कोई बड़ा लोन लेने जाते हैं या कोई फॉर्मल प्रकार का लेंडिंग के लिए जाते हैं तब उनको आगे जाके इससे तकलीफ होती है। चलिए, अब तक तो हमने चर्चा कर ली है उन तमाम मुद्दों पर जिससे भी पता चलता है कि क्रेडिट स्कोर खराब कैसे होता है, लेकिन आपका खराब क्रेडिट स्कोर आप ठीक कैसे कर सकते हैं? क्या आपको बैंक से संपर्क करना होगा, या आपको सिविल के पास जाना होगा, या कोई और तरीका है जिसके जरिए आप अपनी रेटिंग सुधार सकते हैं? इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका योर मनी की इस खास पेशकश में एक बार फिर से। आज हम बात कर रहे हैं क्रेडिट स्कोर पर, और हमारे साथ हैं क्रेडिट सुधार के को फाउंडर गौरव वाधवानी, सिविल की सीनियर वीपी हर्षला चंदोरकर और फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। ब्रेक बनाने से पहले हमने ये समझा था कि आपकी क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रेटिंग खराब कैसे होती है, लेकिन अब इसको सुधारा कैसे जाए। उससे पहले हर्षला, मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि आप लोग बैंक के साथ इतने क्लोजली यहाँ काम करते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री देखकर क्या पता चलता है किसी भी शख्स की क्रेडिट हिस्ट्री और उनकी क्रेडिट कार्ड की यूसेज और लोन जितना उन्होंने लिया है, किस तरह से वो शख्स है, उसकी जानकारी फाइनेंशियली आपको कैसे पता चलती है? जी बिल्कुल। तो क्रेडिट रिपोर्ट में पहले ये जानना जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन आपने जो भी लोन्स लिए हुए हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होती है। 2 लोन्स लिए हैं, 3 लोन्स लिए हैं, किस प्रकार की लोन्स है, सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, अमाउंट कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है लोन पे, अगर भुगतान नहीं हुई है समय पे तो कितना उसका अमाउंट ओवरड्यू है, कितने दिन डिले हुआ है पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को आती है। और बैंक ये क्रेडिट रिपोर्ट देख के उनको पता चलता है कि दिस पर्सन, उन्होंने कैसे अपने सारे जो लोन्स है और क्रेडिट कार्ड्स है उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से दे कैन से कि फ्यूचर का बिहेवियर कैसे होगा, ये कंज्यूमर का बिहेवियर आप पता लगा सकते हैं उनके क्रेडिट हिस्ट्री के जरिए। जी बिल्कुल। और क्रेडिट रिपोर्ट तो हो गया एक डिटेल्ड रिपोर्ट। क्रेडिट स्कोर जो होता है वो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक 3 अंक के नंबर में ट्रांसलेट करता है। तो ये समझने में भी आसान होती है, बैंक भी जो यूज करती है उनको भी आसानी से समझ में आता है कि क्रेडिट हिस्ट्री कैसी होगी इस कंज्यूमर की, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को एनालिटिकल टूल्स के माध्यम से उसे स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। और ये स्कोरिंग कितने से कितनी होती है? 300 से 900 होती है, और जितनी आपकी 900 से करीब स्कोर है उतना वो अच्छा माना जाता है। अच्छा, अभी अगर किसी ने डिफॉल्ट नहीं किया है लेकिन उसके स्कोर में या उसी क्रेडिट रेटिंग में अगर कहीं ये आ जाए कि उन्होंने डिफॉल्ट किया है और वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, तो क्या ऐसी स्थिति में बैंक को अप्रोच किया जाए या सिविल को अप्रोच किया जाए? किस तरह से रेटिंग सुधारी जा सकती है अगर डिफॉल्ट नहीं किया है उसके बावजूद भी स्कोरिंग खराब है?
जी बिल्कुल। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी ग्राहकों को कि अगर आपने आपका क्रेडिट रिपोर्ट देखा है और उसमें आपने देखा है कि कोई गलतियां है इंफॉर्मेशन में, तो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स आप ले सकते हैं। आप सिबिल के पास आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपकी जो भी डिस्प्यूट है वो आप हमारी वेबसाइट पे उसकी नोन कर सकते हैं या हमें ईमेल लिख सकते हैं। हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जो बैंक का जो सारा कोऑर्डिनेशन है वो हम करेंगे कंज्यूमर के बिहाफ पे। अच्छा। बैंक हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जब दे देती है तो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में अपडेट हो जाएगी। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और जो करेक्टेड रिपोर्ट है वो हम कंज्यूमर को भेज देंगे। तो ये सारी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक तो ऑनलाइन है, आसान है कंज्यूमर के लिए, तो वो खुद जाके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल। गौरव, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आप क्रेडिट सुधार में किस तरह से रेटिंग सुधारने में मदद करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि स्कोरिंग ठीक की जाए? देखिए, हम सबसे पहले तो कंज्यूमर से बोलते हैं कि आप अपना रिपोर्ट हमको दीजिए। हम रिपोर्ट स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हर रिपोर्ट में अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको हर चीज के लिए क्रोसिन नहीं दिया जाता। तो पहले डॉक्टर आपको देखता है और फिर उसमें देखता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंगली आपको दवाई देता है। तो हमारे काउंसलर्स पहले आपका रिपोर्ट स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे क्या है। मान लीजिए आपने पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हैं, कुछ आपने सेटलमेंट किए हैं या किसी बैंक को पैसा नहीं दिया है, तो उस केस में हम कस्टमर को पहले तो वो अकाउंट रिजॉल्व करने की सलाह देते हैं और हेल्प करते हैं कि जैसे वो रिजॉल्व कर सके बैंक के साथ। वंस दैट इज रिजॉल्व, उसके बाद हम उसको स्कोर इंप्रूवमेंट के प्लान पे डालते हैं। अगर कोई एरर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट ही नहीं है, जैसे अभी आप बोल रहे थे अकाउंट ही नहीं है आपके अकाउंट में अटैच्ड है, तो हम उस कंज्यूमर को हेल्प करते हैं कि वो सिबिल और वो बैंक के साथ या किसी जिस ब्यूरो में उसका है वहां पे जाके वो रिजॉल्व करे। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम एक कस्टमर के लिए करते हैं और उसका स्कोर उसको वापस क्रेडिट मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अर्नब जी, आप मुझे ये बताइए कि जो फाइनेंशियल बिहेवियर होता है उसी में गड़बड़ी के चलते क्रेडिट रेटिंग और स्कोरिंग भी खराब हो जाती है, लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप कौन से ऐसे टिप्स देना चाहेंगे जिससे इस तरह की रेटिंग खराब ही ना हो, हमारे स्कोर बिल्कुल 900 के पास ही बनी रहे? देखिए, इसमें आपको काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। पहली बात यह है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने लोन्स है, कितने कार्ड्स है, और उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहीं से भी, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल ले लीजिए, कहीं से भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में 5, 6, 7 कार्ड हो जाते हैं। ये लेने में आसान है, लेकिन ये इसका एक इम्पैक्ट जरूर क्रेडिट स्कोर पे होता है। दूसरी बात यह है कि आप अपना बिहेवियर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी कि आप ध्यान से हर एक पेमेंट टाइम पे कीजिए, और टाइम पे यानी कि आप ड्यू डेट से आगे मत जाइए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपने, अगर आपका ड्यू डेट 15th है तो आपने चेक 14th को डाला और बीच में हॉलीडेज आ गई, या ये चेक क्लियर होते होते 15 के बाद चला जाता है। तो ये आपने डाला है चेक पहले, लेकिन उसको क्लियर होना जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बात ऐसी होती है जहां से आपको एक और इम्पैक्ट होता है। और तीसरी बात ये कि आप कोई भी अपना लोन हो तो उसका पेमेंट टाइम पे कीजिए। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ये ECS आने के बाद काफी सारे लोग को पता नहीं रहता कि किस दिन बैलेंस रखना है अकाउंट में। तो उस दिन अगर ये पास नहीं होता तो उसका भी असर उनको पड़ता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। बिल्कुल। हर्षला, जाते जाते आपसे बस पूछना चाहूंगी कि सिबिल की स्कोरिंग रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट हम कैसे मंगवा सकते हैं? क्या सिबिल कोई फीस चार्ज करता है? बिल्कुल आसान है। 3 स्टेप्स है। हमारी वेबसाइट पे जाइए www.sibil.com, फॉर्म भरिए जिसमें आपका नाम, एड्रेस, आपके बारे में जानकारी हम ले लेंगे। उसके बाद पेमेंट करना है, 500 रुपये उसका चार्ज है। उसके बाद ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होगा। अगर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है तो आपकी रिपोर्ट और स्कोर आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर फेल होता है तो आप हमें आपके KYC डॉक्यूमेंट्स भेजिए और फिर हम आपको रिपोर्ट भेज सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्रेडिट हेल्दी रहिए, और अगर आपका भी कोई सवाल है अपने क्रेडिट स्कोरिंग या क्रेडिट रेटिंग को लेकर जो आप चाहते हैं कि हम सिबिल से पूछें या आपको किसी तरह की हेल्प करें, तो अपना सवाल आप हमें मेल कर सकते हैं mfmoneycontrol.com पर। फिलहाल इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षला और गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ बने हुए हैं अर्नब पंड्या।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमें संजय ने ईमेल के जरिए अपना सवाल पूछा है। इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश की रणनीति बनाई है और पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो ठीक है या नहीं। हालांकि कितनी अवधि के लिए इन्होंने निवेश किया हुआ है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन 15 साल के बाद इस निवेश के जरिए वो कितना इकट्ठा कर पाएंगे, ये इनका सवाल है। उम्र इनकी 28 साल की है। सबसे पहले अर्णव जी, इनकी फंड की सिलेक्शन कैसी है? देखिए, अगर हम फंड्स के क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये अच्छे फंड्स हैं और उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है और उनका जो मिक्सचर है वो भी इनके लिए सूटेबल है। अब दूसरा प्रश्न इनका ये है कि वो 15 साल के बाद इसमें कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे। देखिए, ये म्यूचुअल फंड में ये कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जब SIP करते हो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो 15 साल के बाद ये जो इनका परफॉर्मेंस है वो मार्केट बेस पे आधारित रहता है कि किस प्रकार का बिहेवियर इक्विटी मार्केट्स का होगा, और दूसरी बात कि इस प्रकार के मार्केट बिहेवियर में फंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आपको एट दी एंड ऑफ दैट पीरियड अगर आपको जानना है कि आपके पास कितना अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ, तो आपको रफ एस्टीमेट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एस्टीमेट रहेगा। इतने लंबे समय के बाद आप कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे वो पहले से कहना डिफिकल्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएं, रेगुलरली रिव्यू करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और कितना आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये 28 साल के हैं केवल, और जहां तक इनके फंड्स की बात है बहुत ही इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच लग रही है। 15 साल का समय है, तो मेरे ख्याल से इक्विटी सबसे अच्छी एसेट क्लास होगी जो उन्होंने चुनी है अपने लिए। हाँ, तो जिस प्रकार फंड का सिलेक्शन किया है उसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मैच करता है कि उनकी एज के साथ और उनका आउटलुक के साथ, यानी कि यंग है और उनके पास आउटलुक भी लंबा है। तो ये सभी फंड्स है, उसमें वो जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने जो रूट अडॉप्ट किया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का, वो भी सही है। तो ये सब एक अच्छी बात है, ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में मार्केट्स में टफ टाइम्स आए तभी भी इनको ये SIP बंद नहीं करने चाहिए, और ये कंटिन्यू करते हुए ये उनके लिए फंड्स इस हालात में सूटेबल है। चलिए संजय, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आपका फंड का सिलेक्शन तो अच्छा है, लेकिन आपका जो टाइम होराइजन है उसके पीछे आपका आर्थिक लक्ष्य क्या है, इसकी जानकारी आपने हमें नहीं दी है। तो अगर अपने सवाल पर और क्लैरिटी आपको चाहिए तो अपना सवाल फिर से आप हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अर्णव जी आज शो में शामिल होने के लिए। और योर मनी में जाते जाते आपको बता दें कि आज HDFC इन्वेस्टमेंट टिप्स क्या है। याद रखें, अगर किसी फंड की नेट एसेट वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड सस्ता भी होगा। NAV कम होने के बावजूद फंड महंगा हो सकता है। पुराने ट्रेंड को ध्यान में रखा जाए तो इक्विटी अच्छे रिटर्न देने वाले एसेट क्लास में से है और इसमें निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स मिलते आए हैं। आज की तीसरी टिप, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने जा रहे हैं तो एग्जिट लोड को ध्यान में जरूर रखें। आज की आखिरी टिप ये है कि म्यूचुअल फंड की मदद से आप अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, फाइनेंशियल प्लानिंग जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ मेरे ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमारे ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। नमस्कार।